अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह ख़ान। आज कॉलर्स डे है, आपकी बातें सुनेंगे और आपके सवालात के जवाब देने की कम से कम कोशिश ज़रूर करेंगे। आप हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, एक बार मैं दोहरा देता हूँ 021-3233-0923 और 23 की जगह आप 28 और 30 पर भी कॉल कर सकते हैं। राव साहब क्या हाल है? फाइन, आप कैसे खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर। जी फरमाइए। रिसेंटली अभी जो बात चल रही है पिछले 2-3 वीक्स में चलती रही रेट ऑफ द स्टेट की, इसमें मैं कहूँगा, ये कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप भी इससे एग्री करेंगे या अपने इनपुट दीजिएगा प्लीज। इसमें हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स, अपोजिशन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ये सभी बराबर के हिस्सेदार है यहाँ तक पहुँचने में, और ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं। अपने अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा आवाम को यूज किया जाता है यहाँ पे। और वो पंजाबी में जो कहते हैं ना कि सभी एक पेज पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे होगा, जो पंजाबी का मुहावरा है कि मजा लेंदे लेंदे कुत्ती ट्रक थले ना आ जाए। ये प्लीज इस पे जरा बताइएगा, ये हम किस तरह बेहतर होंगे, कब हम ये सोचेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट की चीजों पे सब एक पेज पे हम कब आएंगे? जी सर, देखें कमोपेश आपने वही सवालात पूछे हैं जो हम शायद पिछले 2 हफ्तों से, कब से ये शुरू हुआ है? मैंने तो जब से होश संभाला है तब आप से। उसी वक्त से यही सवाल पूछे, अभी तक आपको कोई जवाब मिला है इसका? नहीं, और मुझे तवक्को भी नहीं है, ना उम्मीद है। हाँ, और भी बहुत सारे काम हैं दुनिया में। ये भी है। तो सर सवाल आपका बिल्कुल सही है, जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर एक मतलब किताबी किस्म का जवाब मैं दे सकता हूँ कि जी, अगर एक रियासत, जो लोग डायरेक्टली रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती तो फिर अल्लाह ही खैर करे। और तो मतलब इसमें अब मजीद बड़ा मामूली सा लिटमस टेस्ट है। अगर रियासत मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो मेरे लिए रियासत क्या चीज़ है? आप अपने लोग नहीं है ना सर, आपको गले नहीं लगाए? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। सिटीज़न, अ सिंगल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक शहरी 22 करोड़ में से एक शहरी की, कि अगर उसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं हो सकता, 22 करोड़ को छोड़ दें, तो फिर रियासत की हैसियत क्या है? कुछ ऐसा ही है। अभी तो लग रहा है कि रियासत का काम भी शहरी ही कर रहे हैं। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन्स फाइल की गई हैं। 12 नवंबर को गद्दारी के केस की समाअत भी होगी जो खादिम रिजवी साहब के खिलाफ किया गया है, और एक शहरी ने किया है जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और मैं ख्याल अच्छी तरह वो जानते हैं कि इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। हाँ, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई है। उम्मीद है कि शायद किसी दिन हमारी रियासत और हुकूमत भी इतनी हिम्मत दिखाए, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। अगले कॉलर है सुहेल अहमद कराची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम खड़ो साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक हैं आप? सर गुजर रही है बिल्कुल। मैं सर एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी। 1-2 सवाल है मेरे कि आज कल डीजी नेब लाहौर ने एक बयान दिया है जी, कि ऐसा बयान दिया है कि जैसे अपोजिशन के पांव तले जमीन निकल गई है। अच्छा, वो बयान क्या है? और मेरा दूसरा ये बयान है, और दूसरा ये सवाल है कि जरदारी साहब को अचानक ऐसा क्यों हुआ है कि वो सिंध के दौरे पर निकल पड़े हैं, अवामी राब्ता मुंह क्यों शुरू की है? ये मेरे 2 सवाल है। इस पर आप पहला सवाल हमारी समझ में नहीं आया कि पहला सवाल क्या है? कौन सा बयान? पहला सवाल मेरा यही है, डीजी नेब लाहौर जिसने कल बयान दिया था टॉक शो में, क्या बयान दिया था? और उनके लिए ख्वाजा साहब के लिए और साद रफीक के लिए कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे 14 तारीख को, इनकी बेल नहीं होगी, ठीक है? नहीं होगी तो अब अपोजिशन के पांव से नीचे जमीन क्यों निकल गई है? चलो एहसाब चल रहा है, अपोजिशन के पांव तले से जमीन कैसे निकल गई? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी, नहीं, ऑपोजिशन के पैरों तले जमीन कैसे निकली है, ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या पहले तलों ऐसे जमीन निकल गई है जैसे कयामत बर्पा हो गई है। क्या हो गया? मातम कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपोजिशन? ये क्या करने जा रहे हैं? चलो ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए था, टॉक शो नहीं करना चाहिए था, चलो पेरिस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुझे ये बताइए पांव तले से जमीन क्या निकली है अपोजिशन के? वो परेशान क्यों है? कौन परेशान है?
अपोजिशन कैसे पता चला कि वो परेशान है? आज शायद खाका नवासी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? थोड़ा सा मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। यार देखो बॉस, सबसे पहली बात है कि अगर किसी के पैर तले ज़मीन निकली है, वो मेरा ख्याल है कि डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद की ही निकली है, जो उनके साथ कल हुआ है। अच्छा, असूलन इनको आना ही नहीं चाहिए टॉक शोज पर, हाँ। और इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। और आपके इल्म में शायद हाँ, उसके बाद खासी डेवलपमेंट हुई है। आप बताएं क्या डेवलपमेंट? चेयरमैन नैब है जावेद इकबाल, उन्होंने सारी इनकी रिकॉर्डिंग्स तलब कर ली हैं जो मुख्तलिफ चैनलों पर इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसकी वजह यह है कि आज ही कौमी असम्बली में अपोजिशन ने तहरीक इल्तवा जमा कराई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सबजुडिस मसाइल हैं डीजी नैब उन्हें उछाल रहे हैं, वो बाज़ अरकान असम्बली की किरदार कुशी कर रहे हैं और एक तरह से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं मीडिया पे जाके। तो जावेद इकबाल साहब ने एक्शन लिया है। इसी दौरान ये खबर भी आई है कि 12 तारीख को चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच है जी, वो आपके दोस्त असद खरल की जानिब से एक दरख्वास्त की समाअत कर रहा है डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के ख़िलाफ़ कि जी 2002 की जो उनकी डिग्री है, तालीमी डिग्री, वो कैलिबरी फ़ॉन्ट में कैसे है, जो कि 2007 में मार्केट में आया था। जी बिल्कुल। तो ये मेरे जो भाई हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये उनके पैरों तले से ज़मीन निकली है या अपोजिशन के पैरों। हाँ नहीं, उनके साथ तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ है ना। मोहम्मद इसाक साहब अबू धाबी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? गुजर रही है सर, आप सुनाएं। अबू धाबी से बोल रहा हूँ। जी जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? अच्छा, आप पहले तो टीवी बंद कर दें अपना प्लीज। टीवी बंद है बेटा। अच्छा हाँ, तो फरमाइए अब क्या हुक्म है? बात यह है कि मैं इधर ये एम्बेसी के बारे में कुछ शिकायतें हैं। बताएं जी। आपका टीवी खुला हुआ है? आपका टीवी खुला हुआ है? बंद है। चले शिकायत बताएं। शिकायत बताएं। ये जो नादरा है अबू धाबी का और ये एम्बेसी है, इमरान खान साहब बोला मैं इक़्तिदार में आऊंगा, ये सब कुछ हम बदल दूंगा। और इधर ये लोगों के साथ ऐसा बदतमीजी हो रहा है हद से ज्यादा। क्या बदतमीजी हो रहा है? 40 साल से तब्दीली आ रहा है। तब्दीली क्या बदतमीजी क्या हो रही है? बदतमीजी क्या हो रही है ये बताइए। बात तभी उधर जाते हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों को ऐसा नाक से बातें करते हैं सर, नाक से। ये तो पिछले हफ्ते भी इन्होंने यही बात की थी। इसको रगड़ते हैं। यही थे ये तब्दीली। इमरान खान साहब यही बोला था कि बाहर जितने भी लोग हमारे हाथ। ये आप पिछले हफ्ते भी हमारी आपसे बात हुई थी ना इस मसले पे? हाँ, पिछले हफ्ते बात हुई थी ना हमारी इस मसले पे। लेकिन बात नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ ना जी, वही है वो। हाँ, तो जाहिर है कि ये आपका इशू जो है ये पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था और उस पर मज़ीद वो जाहिर है दोबारा हम वही बात करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मतलब तब्दीली में थोड़ा टाइम लगता है, पहले उम्मीद दुआ करें कि पाकिस्तान में आ जाए और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। अच्छा, आज एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है। एक ब्रेक ले लें पहले, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अगले कॉलर हैं शेखुपुरा से सैयद सजाद अली शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा सवाल है, अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो तो क्या मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि सैयद फैसल रजा अब्दी को किस जुर्म की सजा मिल रही? क्या वाकई उसका इतना बड़ा जुर्म है जिसकी वजह से उसको ये सजा मिल रही है? और दूसरी तरफ पिछले हफ्तों में हमने देखा कि कुछ लोग सड़कों पे बैठ के उन्हीं जज हजरात को ऐसा बोल रहे थे, शायद उसने भी इतना नहीं बोला हो। तो इस पर थोड़ा तबसरा करिए। सर पहले भी किया है, एक बात फिर कर लेते हैं। फैसल रजा अब्दी को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। कोई एक बड़ा सा अननोन किस्म का वेब चैनल है जो सिर्फ इंटरनेट पर आता है, शायद नया दौर नाम है ऐसा कुछ, वहाँ पर उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू दिया और फिर उसमें हस्बे मामूल जैसे वो बात करते हैं उन्होंने अदलिया के बारे में भी कुछ कहा। अब मज़ेदार बात यह है कि इसके ऊपर सिर्फ मेरे ख्याल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा, इसके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी के भी दफात लागू हुए हैं। और वो इसलिए कि इन बातें करने से अवाम में खौफ व हरास फैला है और बेचैनी फैली है, तो टेररिज्म की डेफिनेशन लगा देते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सर बिल्कुल लगाएं।
100% लगाएं और ताला लगा दें और कभी उसको बाहर ना निकलने दें। लेकिन जैसे आपने अभी दुरुस्त जिक्र किया, अगर उसी तरह हम देख रहे हैं कि लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि इन जजों को कत्ल कर दें, फ़ौज में बगावत भी होनी चाहिए। और आज मैं एक और वीडियो देख रहा था, कोई हैंग आसिया कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म को फांसी लगा देंगे अगर इसने आसिया बीबी को फांसी नहीं दी। तो जब हम एक जानिब ये देखते हैं और दूसरी जानिब वो देखते हैं तो जाहिर है कि एक सवाल फिर तो इस तरह के सवाल तो आते हैं, इस तरह के सवाल तो आते हैं। और अगर आपने शरियार अफरीदी साहब की कल की स्पीच नहीं सुनी तो एक बार वो भी सुन लें, अगर मज़ीद आपको दीवार में सर मारने का शौक़ है तो बड़ी आपको चांस मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे अहमद खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अहमद साहब। जी, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत काबिल सताइश है और मैं रेगुलर व्यूअर हूँ, तो जाहिर है। अच्छा, मैं कुछ आसिया केस पे बात करना चाह रहा था। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें वो दिया है बहुत काबिल सताइश है, बहुत जुर्रतमंदाना है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया उसको जिस एंगल से भी देखें तो औलनाक रिजल्ट नजर आते हैं जी। उसका सबसे एक जो मैं जिस पहलू से देखता हूँ कि आसिया का टाइम शायद अच्छा टाइम था कि वो कोर्ट्स तक पहुंच गए, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी को इल्जाम लगा के अदालत तक पहुंचने भी देंगे। और चूंकि रियासत सरेंडर कर चुकी है, उस सूरत में अब मजीद मुझे इस मामले में खतरा यही नजर आता है कि ये लोग ये भी चांस नहीं लेंगे कि इन लोगों को अदालतों में भेजा जाए जी। ये सबसे खौफनाक सूरत-ए-हाल है जो इस वक्त चल रही जी। बिल्कुल। तो इसमें जाहिर है अब हम क्या कह सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के तो साथ खड़े होते हैं, लेकिन रियासत जिस तरह सरेंडर की हुई है उसमें ये सब लोग इनसिक्योर हो गए कि उन्हें फेयर ट्रायल मिले। अच्छा, अगर वो उन्हें अदालत में मिल भी जाता है तब भी ये प्रॉब्लम है कि क्या आगे आने वाली अदालतें मुतासिर नहीं होंगी? क्या वो ये नहीं सोचेंगी कि अब हमने फ्री किया तो पूरा मुल्क फिर से आंख लग जाएगी? तो ये सबसे ज्यादा मेरी अच्छा है ये पॉइंट इस लिहाज से अच्छा है कि वो मेरे जहन में नहीं आ रहा किसका है, तुम्हारे जहन में आएगा शायद, कि अदालत के जो भी फैसले होते हैं किसी भी रियासत में वो कितने क्वालिटेटिव होते हैं उसका दारोमदार इस पे है कि माशरा अदलिया के साथ कितना जुड़ा हुआ है। जितना माशरा अदलिया के पीछे खड़ा होगा उनके फैसलों की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। और अगर अलग हुए रियासत के अलग अलग सुतून होते हैं और फ़र्क नज़र आता है तो वही फैसले जो हैं उनकी क्वालिटी कुछ और होगी। उनका कोई चीज़ मतलब ये कि वो कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। मैं तो ख्याल है कि जजों के फैसलों को मतलब ये तो नहीं मद्देनजर रखना चाहिए कि माशरे पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नहीं, मैंने ये नहीं अच्छा, कहा। मैंने समझा नहीं शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि फैसलों का जो मयार है वो बहुत ज़बरदस्त होता है अगर रियासत और सोसाइटी अदलिया के पीछे खड़ी हो, लेकिन अगर अदलिया आइसोलेशन में हो तो उसके फैसलों का मयार भी कंप्रोमाइज़ होता है। ये एक थ्योरी है। थ्योरी तो है सर, लेकिन मतलब मेरे ख्याल तो बड़ा सिंपल सवाल ये भी है, तो इन्होंने बात की वो भी अपनी जगह बचा, लेकिन अगेन सारी चीज़ें वापस इसी बात पर आती हैं कि यार जब आपको किसी चीज़ से कोई ख़तरा नहीं हो, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं रियासत की भी बात कर रहा हूँ, आप इतनी जल्दी पीछे कैसे हट गए? और देखिए पीछे हटना तो एक चीज़, फिर इमरान खान साहब को ये स्पीच देने की क्या ज़रूरत थी अगर ऐसा ही होना था? शरियार अफरीदी की कल बात, वो तो अपोजिशन वाले वर्कर्स पे ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो इतनी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब मैं तो कहीं कोई फिलॉसफी इस पे अप्लाई नहीं होती है। इसमें मज़ेदार बात ये है कि एक तरफ हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जी, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपोजिशन का जिसने मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए इस नाजुक मौके पे हुकूमत का साथ दिया, यानी रियासत का साथ दिया। और दूसरी तरफ शहरियार आफरीदी जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं वो ये कह रहे हैं जी जो हमने बंदे पकड़े हैं उनको तहरीक लब्बैक ने शिनाख्त करके कहा है जी ये हमारे नहीं हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये
उन लोगों के सियासी वर्कर हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन में मौजूद हैं। हाँ मतलब तो अब मैं फवाद चौधरी के साथ जाऊं या शहरियार आफरीदी के साथ जाऊं, कुछ पता नहीं। हाँ, या कहीं ना जाएं, जैसे ऐसे ही लग रहा है जी। अगले कॉलर हमारे शहाबुद्दीन साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो शहाबुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम शहाबुद्दीन साहब। जी सर, जनाब। जी सर, फरमाइए। सर, अर्ज करनी थी, मेरा जाती मसला है। जी जी, वो आपसे, आपके मुसाफत से वो करना चाहता हूँ, अगर आप फरमाए। सर, मैं हुंजा शुगर मिल का मुलाजिम था जी, ठीक। वहाँ से उन्होंने मुझे निकाल दिया गया बगैर इतला के, बगैर उसके कोई नोटिस के। बस अब ये इल्तिजा है कि ये कोई मसला मेरा हल हो सकता है। ना कोई वाजबात दिए गए हैं, ना कोई मसला में किया गया, ना मुझे इतला दी गई। अचानक ही जनाब उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसका कोई मसला हल हो सकता है या चीफ जस्टिस साहब करवा सकते हैं? तो आपने रुजू किया किसी फोरम से? नहीं सर, मैंने किसी के नहीं किया। मैंने आपका चैनल लगाया तो उसके आपने बहुत अच्छा किया, हमसे रुजू कर लिया। अब आप ऐसा करें, किसी जानने वाले वकील से भी रुजू कर लें जो आपको मशवरा दे सके कि क्या करना चाहिए लेबर कवानीन। मैंने वैसे तो केस किया हुआ है। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं आप? किया हुआ है जी, आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं आप। सर, मैंने कहा कि मैंने वकील से राब्ता भी किया हुआ है, मैंने केस किया हुआ है। उसके 2-4 मेरी से तारीखें भी पड़ चुकी हैं। अब मेरी तारीख फिर आ रही है 14-15 तारीख को। हाँ, तो ये मैं चाहता था कि यही रास्ता हम भी जाहिर है तजवीज़ करेंगे जो ऑलरेडी आपने ले लिया है। इसके अलावा जाहिर है कि और क्या कह सकते हैं हम? इतना ही कह सकते हैं। हाँ, यही कह सकते हैं। इसके आगे तो कुछ नहीं कह सकते। हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक ही ले सकते हैं। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। KN नूरानी साहब हैं कराची से। जी नूरानी साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज जैदी साहब की तो बड़ी कमी महसूस हो रही है जी। अच्छा, मुझे ये कहना है, ये वाली बात तो मुसलसल चली आ रही है। आज भी 2-4 लोगों ने इस सिलसिले में जो है ना सवालात किए थे जी कि ये कौन सा खौफ है जो कि इमरान खान के कहने के मुताबिक इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और कौन सा खौफ है जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है ना पीछे हट रहे हैं। और ये हमारे जो आला तरीन इदारों के खिलाफ जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है, जो यूट्यूब के अंदर पूरी दुनिया देख रही है जी, हमें भी अफसोस होता है। तो क्या वजह है कि लोग हमारी हुकूमत इतनी मजबूर है कि उनसे इतनी नरमी से बात कर रही है? बकौल शहरियार अफरीदी साहब, हुकूमत इतनी नरमी इख्तियार कर रही है क्योंकि आखिरकार जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे और जो लोग ये धमकियाँ दे रहे हैं, जो हमने 12-13 दफ़ा तो दोहराई हैं, वो भी आखिरकार शहरी हैं तो और हमारे भाई हैं, तो उनको तो गले लगाना चाहिए। शायद अगर खुदा न खास्ता शहरियार अफरीदी साहब के घर पे डाका पड़े और वहाँ से लोग डकैत भाग रहे हों और पुलिस उनको रोके, तो फिर शायद पुलिस भी अगर ये कहे तो शहरियार अफरीदी साहब को समझ में आएगा कि जी आखिरकार हैं तो शहरी, हम इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमने बस एक जादू की जफ्फी दी है मुन्ना भाई की तरह और रवाना कर दिया। मुझे लगता है रियासत का जो थ्रेश होल्ड या क़ुव्वत बर्दाश्त है उसकी एक ख़ास बुलंद सतह है। तुम्हें याद होगा कि 9/11 के बाद और जब 2007 में TTP बनी है तो ये लाइन थी कि ये हमारे गुमराह भाई हैं और हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो गले वाले काट रहे थे सिपाहियों के, सालों के साथ फुटबॉल भी खेल रहे थे। तो एक और फिर आपको पता है स्वात का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद जगह जगह हुआ, सारे के सारे शहरी बाहर निकाले गए। तो जब तक वो थ्रेशहोल्ड नहीं आता ना तो तब तक हिलजुल नहीं होती है। और जब तक पानी यहाँ नहीं आता तब तक वो नहीं समझते कि ये कोई खतरा है। यहाँ नहीं सर, ये कोई खतरा है। अच्छा, जब वो 100 किलोमीटर दूर रह गए थे इस्लामाबाद से, तब उन्होंने कहा ओहो ये तो एक्शन ज़्यादा होना चाहिए।
तो ये जो आदत है या ये जो है कि इंतज़ार करे आदमी की थ्रेशोल्ड, यार अभी तो यहाँ तक है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी तो पानीपत पहुँचे हैं, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी पालम तक पहुँचे हैं। जब वो लाल किले से नज़र आने लगे तब समझा जाता है कि ये हैं दुश्मन, अब इनसे निपटा जाए। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि इस आदत ने आज भी रियासत को यरगमाल बनाया। नहीं बिल्कुल, लेकिन पता है इस आदत में भी तो एक तरह से दोगलापन है ना ये, क्योंकि फैसल रज़ा आब्दी के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, बाकियों के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये जो एक शहरी ने जो पिटिशन फाइल की है कादिम रिजवी के खिलाफ और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी, पता जी नहीं वो क्या है, लेकिन इसकी जो समाअत जिस दिन पर हो रही है जी, तो अगर मैं सही तरह याद कर रहा हूँ उसी दिन एक और सहाफ़ी हैं उनके भी गद्दारी करने की समाअत उसी दिन सिरल की, मैं ख्याल है सिरल की। अच्छा, अब्दुल सत्तार साहब हैं रोड़ी से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक बात रखना चाहता था, मुख्तलिफ मौजू है, ठीक है, मैं दो चीजें जल्दी में रखना चाहता था। जी जी। ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में ये हुआ कि जो हमारे मौजूद जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि भाई भारतीय कंटेंट जो है वो केबल पे नहीं दिखाया जाएगा, और एप्लीकेंट का भी यही था कि वो ऑर्डर जो है पेंडिंग में वहाँ पे आ गई। फिर ये हुआ कि जैसे ही वो ऑर्डर पास हुआ तो दूसरे दिन FIA ने ये किया कि पेशावर, सक्खर या पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उनकी एक्सेस है, उन्होंने जो आम रिसीवर हैं वो दुकानों से उठाए, न सिर्फ वो रिसीवर उठाए मगर लोगों की गिरफ्तारियां की, और वो बहुत सी चीजें जो उन्होंने तहवील में ले ली। अब कहने का मतलब ये है, जो आप अगर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऑर्डर में ये है कि कोई भी भारतीय कंटेंट जो है, ये पहले भी मसला हो चुका था जी जी, कि वो जो है नशर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो था कि वो जैसे भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, मगर FI का जो ये एक्ट था, अब जो हम लोग जो आम रिसीवर लेते हैं, सस्ते रिसीवर लेते हैं, उसमें हम एक यूज करते हैं फ्री टू एयर रिसीवर। हम जो अगर रिसीवर लेते हैं, हम KTN देखने के लिए लेते हैं, जियो देखने के लिए लेते हैं, डाउन क्योंकि ये चैनल जो है वो फ्री टू एयर चलते हैं हमारे पास। हमें भारतीय कंटेंट देखने का शौक नहीं है, हमें ये कह रहा हूँ, मगर ये है कि जो ऑर्डर की मिस इंटरप्रिटेशन होती है हमारे यहाँ, ये बहुत एक गलत अमल है। और अगर आप ऑर्डर जाके पढ़ें तो उसमें अभी भी आप देखें कि फिर हमारे पास जो है वो जो केबल पे, ठीक है भारतीय कंटेंट कोई नहीं चल रहा, ठीक है पंजाबी फिल्में जो फिल्मी चैनलों पे चल रही हैं, ठीक है, मगर ऑर्डर की जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत गलत हुई। दूसरी बात ये कि हमारे पास जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसमें ये कि आपने गैस की कीमतें बढ़ाने से पहले कोई मैकेनिज्म बनाया था। फर्ज करें कि शौकत अजीज साहब की दौर में ये हुआ था कि गैस की कीमतों का इख्तियार मालकान को दिया गया था, गैस ओनर्स को। अब अगर सरकार कीमतें बढ़ाती है तो वो बढ़ाती है 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल की, मगर आप अगर फी केजी 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो बढ़ाते हैं तो आप सोचें कि मैं गाड़ी का 8 किलो का सिलेंडर या 10 किलो का सिलेंडर अगर बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए 300 रुपए एक ही वक्त में बढ़ जाएंगे, तो मेरे लिए कीमत बढ़ी 300%। तो कोई मैकेनिज्म, मैंने जो वज़ीर आज़म का जो पोर्टल बना था उस पर भी कंप्लेन की, कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया, उसको 2 हफ्ते हो गए। तो मैकेनिज्म जो है चीजों की जो कीमतें बढ़ाने का, उसके बाद क्या सरकार ने उस पर नजर रखी? और अच्छा, ये चूंकि टेक्निकल मामला है गैस का, तो उसका मेरे पास जवाब नहीं है, इसका तो जवाब नहीं है। जहाँ तक ये बता रहे हैं कि FIA वाले दूसरे के ऑर्डर्स की मिस इंटरप्रिटेशन यस होती है। मुझे इस बात का नहीं पता था कि बाकायदा लोग छापे पड़े हैं और गिरफ्तारियां भी, और वो हर उन्होंने कहा है कि DTH जो भारतीय कंपनियों से रिलेटेड हैं वो उठाए जाएं। FIA ने हर मशीन जो है उठा ली है। बेटर सेफ देन सॉरी। हाँ, ये है ना जी। अगले कौन जी? बिलाल उमर साहब इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आज जरा कॉमन सेंस पे बात करना चाहूँगा कि मतलब मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी फेसबुक पे आगे पीछे दोस्त हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की तो वो मतलब जाहिर सी बात है बहुत अच्छी तकरीर की, हमने भी उसको सपोर्ट किया। तो PTI सपोर्टर्स बहुत खुश थे कि जी विल टेक देम बाय द आयरन हैंड एंड विल यूज फोर्स, एंड ये लोग रियासत के सामने कुछ नहीं है, छोटा सा तबका है जी।
फिर जी यही सपोर्टर्स थे कि जब इन्होंने कहा कि अफाम और तफहीम से मामला हल हो गया, देखिए जी हुकूमत ने कितना बड़ा कारनामा कर दिया और शहरियार अफरीदी साहब अब एक एक को पकड़ेंगे। हाँ। और आज ही पता लगता है कि वो अरेस्ट वारंट भी विड्रॉ हो गए, तो मतलब ये रियासत का क्या बच गया है? कुछ नहीं। और इन सपोर्टर्स की क्या फेस सेविंग रह गई? मतलब इतनी यू टर्न तो मैंने किसी हाईवे पे नहीं देखे होंगे जितनी ये हुकूमत ले चुकी है ऑलरेडी। नहीं, लेकिन आप एक बात है, ड्राइवर की महारत की दाद दें कि इतने यू टर्न होते हुए भी गाड़ी उलट नहीं रही है। ये भी है, ये है ड्राइवर माहिर, बकायदा मतलब हॉलीवुड में जो स्टंट कार ड्राइवर होते हैं ना यार, वो भी इतनी महारत इस वक्त हम तो रोलर कोस्टर का मजा ले रहे हैं। ये तो है पिछले 2 महीने से। बिल्कुल। और अब इस पर मजीद क्या बात कर सकते हैं, एक और ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं शहजाद रियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं कुछ पिछले दिनों इशू पाकिस्तान में बड़ा गर्म था, तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था आपसे। हेलो जी, बात कीजिए सर, आपको कोई नहीं रोक रहा। सर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक इस मौजू पे आना चाहता था कि पिछले दिनों पे जो अदलिया का एक फैसला आया था आसिया के हवाले से, और उस पर मुल्क में बड़े हालात भी खराब हुए और बहुत सी ऐसे वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। तो सर उस पर मेरी एक ज़ाती एक राय है कि एज अ मुस्लिम, चाहे वो कोई उलमाए किराम हो या आम मुसलमान हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेशक। लेकिन सर बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा होता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो रही होती हैं कि एक आम मुसलमान जो उस टाइम वहाँ उन वाकयात से वहाँ मौजूद नहीं होता, तो वो टीवी के थ्रू चीज़ों को देख रहा होता है, तो उसको बड़ी तकलीफ पहुँच रही होती है। तो सर देखें पिछले दिनों में भी ऐसे वाकयात हुए, जलाओ घेराव हुए, और हम एक और तकलीफ में भी थे कि ये वाकया वाकई हकीकतन पेश आया या नहीं आया, और अगर पेश आया तो उस वाकये पर जो उनको रिलीज किया गया वो सच है झूठ है। सर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, बाज़ दफ़ा जैसे रेमन डेविस का वाकया हुआ था, हमारी हुकूमत प्रेशर में आई और रिलीज करना पड़ा। तो सर डाउट पैदा होता है कि आया हम लोग इंटरनेशनल प्रेशर में आके उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जी देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले तो, और पहले भी हमने ये बात की है, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, वहाँ पर पूरा तफसीली फैसला है, काफ़ी लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको पढ़ने में और समझने में, उसको एक बार पढ़ लें। इलाज सिर्फ इल्मी है, नॉलेज है, फैक्ट्स है। हाँ, और ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, हम अंडर प्रेशर आए हैं, लेकिन इस बार इंटरनेशनल फोर्सेस के अंडर प्रेशर नहीं आए, हम उस छोटे से तबके के प्रेशर में आए हैं बकौल इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, जो रियासत से टकरा रहा था और फिर रियासत टकराने के बाद चकनाचूर हो गई। तो ये हकीकत है, प्लीज़ फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ, आप खुद पढ़ लें, मेरी बातों पे मत जाएं आप। अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे मोहम्मद सलीम साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत, आप सुनाएं। सर एक अहम मसला है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। जी सर। कि डैम का मसला है, तो सर सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है डैम बनाएं जी, वजीर आजम भी कह रहा है डैम बनाएं, लेकिन डैम से ज्यादा अहम और मसला मेरी नजर में है जो किसी पार्टी को, किसी सियासतदान को नजर नहीं आ रहा। वो ये है कि पेशावर से लेकर कराची तक जो जीटी रोड जा रही है, उस पे हजारों की तादाद में डेली एक्सीडेंट होते हैं और कम से कम 500 अमवात डेली वाक़या होती हैं। जिस तरह रिंग रोड लाहौर में कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई रेडी वाला, कोई टांगे वाला, कोई दूसरा तीसरा ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसी तरह उसके साइडों पे दीवारें हो जाएं और एक्सीडेंट की तादाद कम हो जाए। कम से कम 80% कम होना मुमकिन है, बजाय बाद की आने वाले कैद सालियों से। ये अमवात जो जिंदगी है जो ज़ाया हो रही है रोडों के ऊपर, वो तो उससे तो बच सकते हैं हम लोग अगर साइडों पे दीवारें कर दी जाएं। ठीक, जैसे रिंग रोड की साइडों पे दीवारें हैं और इंटर पासेस जैसे इंटरचेंज दिए होते हैं उन्होंने। मतलब आपका कहना है कि जिस तरह मतलब मोटरवे और कोई जो हाईवे चलते हैं उसी तरह
इसको चलना चाहिए। जीटी रोड है उसके ऊपर भी उसी तरह साइडों पे दीवारें हो, कोई छोटी चीज उस पे ना जा सके जो मिस ड्राइविंग करे। नहीं, मेरा ख्याल है बात इनकी बिल्कुल सही है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बस्तियां इतनी घुस गई हैं उन रोडों पर कि बच्चे भी आगे से भाग रहे होते हैं, लोग भी गुजर रहे होते हैं, और बात इनकी बिल्कुल सही है। जीटी रोड पर बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट। अच्छा, अब्दुल जब्बार साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। सर जरा बात हो सकती है ज़रार साहब से या वसत साहब से? आप फरमाइए, उन्हीं से बात कर रहे हैं आप। अच्छा जी सर, एक्चुअली मेरा मसला ये था कि पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब सऊदीया गए थे जी। तो उन्होंने वहाँ जाके जो भी सऊदी गवर्नमेंट से जो भी रिलीफ वगैरह लिया था, उस सिलसिले में उन्होंने यहाँ पाकिस्तान चैनल्स पे यानी कि वो बताया था कि जी हमने जो है वीज़ा फीस के लिए 2000 रियाल फीस थी पहले जी, तो उसको कम करके हमने 300 रियाल करवाया है जी। तो अब ये कि अभी तक वो जो अपना सऊदी एम्बेसी है उसके रेफरेंस से जो अपना एतमाद वाले हैं वो ये कह रहे हैं हमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। अच्छा, तो ये जरा सर काइंडली वो जो है। हाँ, ये बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं, रूटीन की बात है। जब ऊपर की सतह पे फैसला हो जाता है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है, फिर उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में या गजेटेड ऑर्डर में तब्दील होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और कम से कम 1 महीना दरकार होता है उस क्लर्क तक आने के लिए पास, जो क्लर्क जो है वो वीज़ा फ़ीस या जो चीज़ें कलेक्ट करता है। तो ये मेरा ख्याल है एक रूटीन की बात है कि फ़ैसले से लेके और ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन तक इतना टाइम तो लग ही जाता है कम अज़ कम जी। इनफैक्ट कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जी। जहांज़ेब कुरैशी हैं हमारे अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी, मुझे ये सवाल करना था इनसे कि हेलो जी जी सुनिए जी सर, मुझे ये बात करनी थी। कुछ अर्सा पहले एक बात हो रही थी कि डॉक्टर आसिम ने 462 रुपए की करप्शन की, 400 अरब रुपए की करप्शन की हुई जी। तो उसका क्या हुआ? डीजी नैब ने कोई समथिंग आई गेस डीजी रेंजर्स ने ये बात की हुई थी, तो उसका क्या हुआ? कब मिलेगी हम पाकिस्तानियों को? उसका तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आप अपनी टीवी की आवाज़ भी सुन रहे हैं और आप हमसे बातें भी कर रहे हैं। हाँ, एक टिकट में 2 मज़े। जी कुछ नहीं हुआ, बस लीक्स आती रहीं और हेडलाइंस बनती रहीं और आखिरकार डॉक्टर आसिम रिहा हो गए। मैं रिहा हो गया। अब ये नहीं पता कि वो आर्जी तौर पे रिहा हुए हैं या बरी हुए हैं। उनके खिलाफ नहीं स्टिक किए। इसको ये वो है जिसको हम कहते हैं मीडिया ट्रायल, और आज का मीडिया ट्रायल यहीं ख़त्म हुआ। इजाज़त लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे हम अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।